हेलो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, तो फाइबर ऑप्टिक्स एक तरह का प्रिंसिपल है आपका, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूज किया जाता है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एक फाइबर का प्रयोग करते हैं, और जिस फाइबर का हम प्रयोग करते हैं उसी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, वही हमें अभी देखना है कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है एक्चुअल में। तो ऑप्टिकल फाइबर आपका एक फाइबर होता है। क्या होता है, एक फाइबर, जिसके द्वारा सूचना संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी डेटा हानि के भेजा जा सकता है। बिना डेटा हानि का मतलब हमारा जो भी हम डेटा भेजते हैं वो 100% क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होता है। इसमें किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर होता है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें हमारे मेनली 3 भाग होते हैं। हमारी जो इसकी बनावट जो होती है वो मेनली 3 भागों से मिलकर बना होता है। वो 3 भाग हमारे क्या क्या हैं, तो हमारे 3 भाग जो होते हैं, सबसे इंटरनल भाग उसको कहते हैं हम कोर। उसके जस्ट ऊपर का जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। और क्लैडिंग के ऊपर जस्ट जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जैकेट। मतलब ये क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, एक एक पाइप की तरह होता है, एक वायर की तरह होता है। और ये इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। उसके जस्ट ऊपर जो होता है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं। ये 3 भाग होते हैं हमारे किसके, ऑप्टिकल फाइबर के। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कोर क्या होता है। तो कोर हमारा क्या है, तो कोर हमारा क्या होता है कि ये ऑप्टिकल फाइबर का सबसे भीतरी भाग होता है। जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा कि सबसे अंदर का भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो सबसे भीतरी भाग होता है। स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये फाइबर का एक टाइप है जिसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें इसने एज ए एग्जाम्पल लेकर बताया है कि स्टेप इंडेक्स फाइबर में कांच का या बेलनाकार भाग, मतलब जो कोर होता है वो किसका बना होता है, कांच का बना होता है। ये बेलनाकार भाग होता है। भाग सिर के बाल के बराबर, मतलब इसकी जो मोटाई होती है वो सिर के बाल के बराबर होती है। हमारा सिर पे जो बाल होता है उसकी जो मोटाई होती है, जितना उसका डाया होता है उतने के बराबर आपका क्या होता है, कोर होता है। और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 6 से 250 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 6 से 250 माइक्रोमीटर तक होता है। और कोर का जो अपवर्तनांक होता है, अगर कोर का अपवर्तनांक हमने n1 माना है तो कोर का जो अपवर्तनांक होता है वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। कोर का अपवर्तनांक जो n1 है वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक से n2 से ज़्यादा होता है। इस कहने का मतलब ये है कि आपका जो कोर होता है वो आपके क्लैडिंग से ज़्यादा सघन होता है, वो ज़्यादा क्या होता है, डेंसर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब क्लैडिंग क्या होती है। तो जैसा कि हम फिगर में देखे थे, क्लैडिंग क्या होता है, हमारा कोर के ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। तो यह कोर के बाहर स्थित होता है। आपका जो क्लैडिंग होता है कहाँ होता है, कोर के बाहर स्थित होता है। और ये भी कैसा होता है, एक बेलनाकार ही भाग होता है। जस्ट कोर के ऊपर ही क्या होती है, एक लेयर होती है बेलनाकार, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 10 से 450 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और यह भी प्लास्टिक अथवा कांच का बना होता है। इन दोनों में से किसी का बना हो सकता है, आपका प्लास्टिक हो सकता है या तो कांच हो सकता है। और N2 तथा N1 का अंतर अत्यंत कम होता है। N1 आपका N2 से ज़्यादा तो होता है, मतलब कोर का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका ग्लैडिंग से ज़्यादा तो होता है, लेकिन इनका जो अंतर होता है बहुत ही कम होता है। इसको हम निग्लिजिबल कभी कभी मानते हैं, आगे हम देखेंगे। तो बस इतना समझना है कि इनका अंतर बहुत ही क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैकेट। तो जैकेट क्या है, जैकेट आपका क्या होता है, बिल्कुल आउटर हिस्सा होता है फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर में कोर एवं क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का एक बाह्य मजबूत आवरण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं। एक ऊपर से एक लेयर होती है जिससे हमारा क्या होता है, कोर और क्लैडिंग की सुरक्षा दी जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं। तो आइए एक डायग्राम देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें क्रॉस सेक्शन की, मतलब इसको हम क्या करें, साइड से कटिंग करके उसको देखें तो हमें कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर दिखेगा। तो सर्कुलर में सबसे आउटर जो हमारा एक सरफेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जैकेट। उसके अंदर का जो लेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लैडिंग। और सबसे अंदर का जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कोर। तो ये हमारा क्या होता है, आपका फाइबर ऑप्टिक्स होता है। किसका, इसका कौन सा काट है, ये अनुप्रस्थ काट है, मतलब क्रॉस सेक्शन
है आपका। अगर इसको हम क्या करते हैं, लंबाई के अनुदिश काटें, जैसे वायर को हम क्या करते हैं लंबाई के अनुदिश काटें, तो हमें क्या हो, इसमें भी 3 लेयर दिखेंगे। सबसे बीच में हमें क्या दिखेगा, कोर। उसके बाद ऊपर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमें क्या दिखेगा, क्लैडिंग। और सबसे बाहर और ये आपको क्या दिखेगा, आपका जैकेट। ये गलती से यहाँ कोर लिखा गया है, लेकिन ये कोर नहीं होगा, ये क्या होगा, आपका जैकेट होगा। ठीक है, इसको आप लोग इम्प्रूव कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होगा, जैकेट होगा। ठीक है, सबसे ऊपर जैकेट, उसके अंदर क्लैडिंग और सबसे बीच में हमारा क्या होगा, कोर होगा। तो ये हमारा क्या होता है, फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आपका जो सिद्धांत होता है, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे काम करता है, मतलब पूरा आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम तो करता है, लेकिन किस तरीके से काम करता है, किसी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेजता है। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए, अगर हम क्या करें कि कोई भी जो ऑप्टिकल फाइबर है, अब उसमें जो हम कोई भी प्रकाश को, किसी भी सिग्नल को अगर प्रकाश के माध्यम से उसके अंदर हम क्या करें, इस प्रकार से आपतित कराएं, इस एंगल पे आपतित कराएं कि उस प्रकाश का क्या हो जाए, आंतरिक, पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाए। कहने का मतलब है कि जो भी हम उसके प्रकाश उस फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर हम इंटर करा रहे हैं, मतलब उसके अंदर जाने दे रहे हैं, वो उसको हम इस एंगल पे भेजेंगे कि जो कि क्या होगा, आईसी से ज़्यादा होना चाहिए। आईसी मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा कि फाइबर के अंदर जो आपके ग्लासेज हैं, कोर और क्लैडिंग के बीच में जो अपवर्तनांक का अंतर है, उनके बीच में क्या होगा, पूर्ण परावर्तन की घटना होगी, जिसके वजह से आपका क्या होगा कि जो पूर्ण परावर्तन की घटना होगी, तो आपका जो प्रकाश होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो क्या हो जाएगा, फिर उसी कोर के अंदर ही ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते हुए चला जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिए कि यदि प्रकाश का कोई पुंज एक पतले ग्लास के फाइबर में एक सिरे पर आपतित किया जाए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश पुंज फाइबर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो कोर के अंदर जो भी हम प्रकाश को आपतित करा रहे हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आईसी के मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पे हमें उसके आपतित कराना पड़ेगा, तभी हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो पाएगी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अगर एक बार हो गई, तो आपका जो प्रकाश होगा वो आपका कोर से बाहर नहीं निकल पाएगा, उस कोर में ही क्या करेगा, उसके लंबाई के अनुदिश गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा, और इस प्रकार से किसी भी सिग्नल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाएंगे। ओके, आइए, ये डायग्राम है जिस तरीके से हमारा यहाँ पे दिखाया गया है कि हमने क्या किया है, प्रकाश को इस प्रकार, इस तरीके से इसके कोर के अंदर हमने आपतित कराया है कि इसका क्या हो गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये क्या हो जाएगा, अब क्लैडिंग में नहीं जा पाएगा, अभी इस मीडियम को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो कोर और क्लैडिंग के बीच में जो आपका माध्यम बना है, एक जो सीमा बनी है, उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा, और परावर्तन की वजह से क्या हो जाएगा, लंबाई के अनुदिश ही क्या करेगा, पूरा ट्रेवल करेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचेगा, जिससे अपने साथ साथ सिग्नल को भी ले जाएगा। ठीक है, तो आइए इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसके रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको देखते हैं। तो पहला हमारा है कि सूचनाओं को ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा दूर तक भेजने के लिए दृश्य व इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सूचनाओं को हम भेजते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल जो फाइबर का यूज करते हैं, उसके अंतर्गत अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजना चाहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जिस प्रकाश को हम भेजते हैं, वो हमारी प्रकाश कौन सी होती है, दृश्य होती है या फिर इंफ्रारेड प्रकाश तरंगें होती हैं, जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाते हैं। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक की बात करें अगर हम, तो दूसरे टॉपिक में क्या कहा गया है कि प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर द्वारा कम दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए दृश्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगर हमें किसी दृश्य तरंग का यूज करके किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, तो उसमें जो हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे वो किसका होगा, हमारा प्लास्टिक का होगा। अगर हम प्लास्टिक का ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें, कम दूरी के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें हम, तो ऑप्टिकल फाइबर जितना अधिक पतला होगा, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का जो हम डाया भी देखे थे कि कोर का डाया होता है, क्लैडिंग का डाया होता है, लगभग काफ़ी बहुत ही कम होते हैं, एक पतले बाल के बराबर होते हैं। तो एक चीज़ें देखी गई हैं, साइंटिफिक प्रूफ किया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर जितना पतला होता है, उसकी दक्षता मतलब उसकी एफिशिएंसी, उसकी वर्किंग क्षमता, वो उतना ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्टिकल फाइबर जितना ही पतला होगा, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, वर्किंग जो क्षमता होगी उसकी बहुत ही
ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यदि ऑप्टिकल फाइबर को मोड़ भी दिया जाए, कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो वायर है, ऑप्टिकल फाइबर का जो वायर है वो क्या हो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसको हम किसी भी एंगल पे मोड़ भी दें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण आपका जो प्रकाश होगा दीवार से बाहर कभी भी निकलेगा नहीं। ठीक है। और फाइबर, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइबर प्रकाश के लिए एक तरंग पथक की भांति कार्य करता है। तो आपका जो फाइबर होता है, जो कोर होता है, वो क्या करता है, एक तरीके का मार्ग बनाता है, एक रास्ता बनाता है, किसको ट्रेवल करने के लिए, प्रकाश तरंग को ट्रेवल करने के लिए। क्योंकि पूरा आंतरिक परावर्तन की घटना जब होगी तो हमेशा क्या होगा, दीवारों से टकरा करके वो आगे बढ़ता जाएगा। तो वो आपका जो कोर होता है वो एक तरीके का मार्ग प्रोवाइड कराता है, एक रास्ता प्रोवाइड कराता है सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ऑप्टिकल फाइबर था। ठीक है। आगे हम देखते हैं एक्सेप्शन का है कोड, जिसको हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है। तो अगर हम जनरली भाषा में इसको हम समझाने की अगर कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ होती है। कहने का मतलब ये है कि वह एंगल, जिस एंगल पे हम किसी भी प्रकाश को कोर के अंदर हम जब क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो वह एंगल जब हम उसको आपतित करा रहे हैं तो आपतित होने के पश्चात अगर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब उस कोण के एंगल को, जो हमारा जो एंगल था, जो आपतित प्रकाश के लिए जो एंगल था, उस एंगल को हम बोलते हैं गाह्य कोण। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे दो प्रकाश किरण लिया है, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, दो प्रकाश किरण लिया है हमने ए और बी। जो बी को अगर हम ध्यान से देखिए तो बी हमारा आपतित जब हुआ तो आपतित होने के पश्चात ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। ए गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ टकराया, तो टकराने के पश्चात अब यहाँ पे जो अभिलंब पर अगर हम डाले हैं तो अभिलंब पे जो ये एंगल मिला वो उतना प्रॉपर एंगल नहीं मिला। यहाँ पे जो आपतन कोण बना वो उतना प्रॉपर नहीं बना, जिसकी वजह से कि इस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाए। तो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, परावर्तन के तौर पे जो इधर प्रकाश आएगी वो तो बिल्कुल छिड़ मिलेगी और इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अब जब अपवर्तन हो गया तो जाहिर सी बात है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई नहीं, तो सिग्नल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज नहीं पाएंगे। तो इसका जो इसके साथ एंगल होगा वो एंगल आपका गाह्य कोण नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो अब गाह्य कोण होता क्या है, देखिए अब ध्यान से कि गाह्य कोण क्या है आपका, कि अगर हम बात करें रेज ए की, प्रकाश किरण जो है उसकी ए की, तो ए आपका क्या हो रहा है कि θ0 एंगल बना रहा है और ये आपतित इस प्रकार से हुआ है कि आपतित होने के बाद जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से क्या हो रही है, फाई कोण बना रही है। ये क्या कर रही है, फाई कोण बना रही है। और ये फाई कोण जो है आपका आई सी से क्या है, आपका फाई ज़्यादा है। जब फाई आईसी से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि क्रांतिक कोण से अगर ज़्यादा एंगल पे हम किसी भी किरण को आपतित कराते हैं तो वो किरण का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से जो ये आपका किरण परावर्तित हुई है इसका कोई भी भाग आपका अपवर्तित नहीं हुआ है, पूरा का पूरा भाग क्या हो गया है, परावर्तित हो गया है। और परावर्तित जब हुआ इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। और जब एक बार किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया तो अब क्या होगा, वो कोर के अंदर लगातार ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्लैडिंग के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो अब ये जो रेज ए थी ये इसके साथ जो कोण बनाती है, θ0 जो कोण बनाती है, इसी कोण को हम बोलते हैं गाह्य कोण। कहने का मतलब साफ साफ शुद्ध वर्डों में इतना कहेंगे हम कि वह एंगल, जिस एंगल पे हम कोई भी किरण को इस प्रकार से हम कोर के अंदर आपतित कराते हैं जिससे कि किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, उस कोण को ही हम क्या बोलते हैं, गाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब इसका क्या है, हमें एक डेरिवेशन करना है। ठीक है। तो आप इसका सिंपल से फिगर को समझ लीजिए कि इसमें हमने दो रेज लिया है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें हमने दो रेज को लिया हुआ है। पहला हमारा क्या है ए, दूसरा क्या है बी। बी के माध्यम से हमने ये दिखाया है कि आपका जो बी जो है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रहा है वो प्रॉपर एंगल नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो किरण का अपवर्तन हो रहा है, जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पा रहा है। और रेज ए दिखाया गया, रेज ए जो है अपवर्तित होने के पश्चात जब क्या कर रही है, जाके क्लैडिंग और कोर के जो भाग है जहाँ से वो विभाजित होते हैं वहाँ भी जब टकरा रही है, तो टकराने के पश्चात वो क्या कर रही है,
आईसी से ज़्यादा मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा एंगल पे टकरा रही है, जिससे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये थ्योरी लिखी गई है जिसको मैंने अभी जस्ट बताया, वही आपको यहाँ पे लिखा गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप अपनी नोट्स बना रहे होंगे शायद, तो उसको नोट कर लीजिएगा कि दो प्रकाश किरणें ए तथा बी फाइबर में प्रवेश कर रही हैं। किरण ए वायु एवं कोर बाउंड्री पर, किरण ए की हम बात कर रहे हैं, बी की हमने बात देखा, बी को हमने जनरली देखा। बी क्या हो गया था आपका, अपवर्तित होने के पश्चात जब कोर और क्लैडिंग के बीच की जो बाउंड्री थी जब उससे टकराया तो उसका पूरा आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल बना था वो आईसी से कम था। जब आईसी से कम था तो उसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया और आंशिक परावर्तन हुआ। और आंशिक परावर्तन क्षीण होता है जो कि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले नहीं मतलब पहुँचा नहीं सकता है। ठीक है, तो बी की हम बात नहीं करेंगे, बी को आप लोग अपने से लिख सकते हैं स्टेटमेंट बना करके। हमने ए को, बी को हमने नहीं लिखा है, बस हमने बता दिया है। हम किरण ए को लेकर चल रहे हैं कि किरण ए वायु एवं कोर बाउंड्री पर कोर अक्ष से θ0 कोण पर आपतित होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, एयर है, ये हमारा क्या है यहाँ पे एयर है, ये माध्यम हमारा क्या है, एयर है, और ये हमारा माध्यम क्या है, ए वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या है, कोर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे आपका अपवर्तित होगा किरण, वो क्या हो रहा है, वायु से कोर के अंदर जा रहा है। मतलब कोर आपका क्या होगा, वायु से ज़्यादा सघन होगा, मतलब विरल से अब क्या हो रहा है, सघन में जा रहा है। जब विरल से सघन में जाता है तो मैंने बताया था कि अभिलंब की तरफ झुकता है, अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुकता है। तो जाहिर सी बात देख रहे हैं कि ये जो किरण है वो जाने के पश्चात अभिलंब की तरफ क्या हो गई है, झुक गई है। अगर ये सीधा जाती है तो कहाँ जाती, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरफ जाती, लेकिन ये झुक करके कहाँ चली गई है, इधर चली गई है। तो अभी क्या हो गई, अभिलंब की तरफ ये झुक गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ये आपका यहाँ पे टकरा रही है, जब ये यहाँ पे टकरा रही है तो यहाँ पे टकराने के बाद जो अभिलंब हम ड्रा किए हैं, इस अभिलंब से जो कोण फाई बन रहा है, ये फाई आपका क्रांतिक कोण से क्या है, ज़्यादा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो पा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर बाउंड्री पर कोर अक्ष से θ0 कोण पर आपतित होती है। चूँकि कोर का अपवर्तनांक n1 जो है वायु के अपवर्तनांक n0 से क्या है, अधिक है। जाहिर सी बात है, सघन है तो जाहिर सी बात है अधिक होगा, अतः यह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, और कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर नॉर्मल अभिलंब से फाई कोण पर आपतित होती है। जो आपका क्या हुआ, एक मीडियम आपका वायु हुआ, कोर हुआ, दूसरा हमारा क्या हो रहा है, कोर और क्लैडिंग हो रहा है। तो कोर और वायु के बीच में जब वो एक बार अपवर्तित हुई तो अपवर्तित किरण अब क्या हो गई, उसके लिए आपतित किरण बन गई। अब उसके लिए क्या हो गई, आपतित किरण बन गई। ध्यान से समझिए यहाँ पर कि ये आपकी क्या थी, आपतित किरण थी, लेकिन यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण बना। लेकिन ये अपवर्तित किरण यहाँ पे इसके लिए क्या बन गया, आपका आपतित किरण बन गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या बन गया, ये आपतित किरण बन गया। तो वही चीज़ है, अब यहाँ पे जो टकराएगा अभिलंब से वो कितने कोण पे आएगा, आपका फाई कोण पे आएगा, और ये फाई कोण आपका क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे, रूल लगाएंगे किसका, स्नेल का नियम लगाएंगे। अब स्नेल का नियम हमारा कहता है क्या है, साइन आई अपान के साइन आर बराबर क्या होता है, हमारा नियतांक होता है। और इसको हम एक तरफ से ये भी लिख सकते हैं कि 1n2 होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मीडियम की, मतलब वायु से जब कोर में प्रवेश कर रहा है। अब कोर हमारा क्या है, कांच का बना हुआ है। ठीक है, तो कांच का बना हुआ है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा सघन होगा हमारा। तो अब यहाँ पे स्नेल का नियम जब लगाएंगे तो स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण अपान के अपवर्तन कोण बराबर नियतांक। तो आपतन कोण क्या है, साइन θ0, अपवर्तन कोण क्या है, साइन θ1, क्योंकि हमने वहाँ पे जो एंगल माना है θ1 माना है, बराबर क्या हो जाएगा, an1, क्या हो जाएगा, an1, क्योंकि हमने माना उसको मीडियम क्या माना है, n1 माना है। तो अभी सॉरी ए नहीं, ये 0 है, हमने उसको क्या वायु को क्या माना है, 0 माना है, 0n1 हो जाएगा। तो इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं कि n1 अपान के n0, n1 अपान के क्या हो जाएगा, n0। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे, हम इसको हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, मतलब तिर्यक गुणा कर दिया है। तो n0 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन θ0 के, और n1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन θ1 के। तो क्या हो जाएगा, n0 साइन θ0 बराबर n1 साइन θ1। ठीक है, अब n साइन θ0 बराबर n1 साइन, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए θ1 को हमने लिखा है 90 - 5, कैसे होगा, फिगर में आइए, फिगर में ध्यान से आप देखिएगा
कि आपका एक एंगल क्या है, थीटा 1 है। ये यही एंगल आपका क्या है, ये जो एंगल की बात कर रहे हैं यही आपका क्या है, थीटा 1 है। ठीक है, तो जब ये थीटा 1 है तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या बन रहा है आपका, 90 बना रहा है। ठीक है, और ये इतना एंगल जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है आपका, फाई है। अगर ये फाई है तभी एकांतर कोण की वजह से ये कोण भी आपका फाई होगा। ठीक है, जब फाई होगा तो जाहिर सी बात है अगर थीटा 1 यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा 1 निकालना चाहता हूँ तो 90 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या मिलेगा, ये थीटा 1 फाई 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो यहाँ पे थीटा 1 है वो आपका क्या हो गया है, n1 साइन 90 माइनस फाई, और n0 साइन थीटा 0 बराबर n1 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो फाई है तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब पूर्णांतिक परावर्तन के लिए फाई का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण फाई सी से अधिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अब जो फाई का मान है, अगर पूर्णांतिक परावर्तन की घटना हमें कंप्लीट करानी है तो जाहिर सी बात है फाई का मान फाई सी से ज़्यादा होगा। चूँकि कोण फाई सी कोण n1 तथा क्लैडिंग n2 बाउंड्री के लिए क्रांतिक कोण है। सही बात कि हमने यहाँ पे जो पूर्णांतिक परिवर्तन देख रहे हैं वहाँ पे हमने दो मीडियम जो लिया है, कोर और क्लैडिंग को लिया है, n1 और n2 की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो आपका कोण फाई सी होगा वो किसके लिए होगा, कोर और क्लैडिंग के लिए होगा। तो इसके लिए अगर हम कंडीशन लगाते हैं, इसके लिए अगर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन फाई सी अपान के साइन 90। अगर हम क्रांतिक कोण ले लेंगे तो हम जाहिर सी बात हम जानते हैं क्रांतिक कोण पे क्या होता है, जस्ट हमारा आपतन तल के समांतर कोण निकलती है, मतलब एंगल जो बनता है आपका, अपवर्तन एंगल जो बनता है वो 90 अंश बनता है, और 1n2 हो जाएगा, माध्यम क्या हो जाएगा हमारा 1n2। तो साइन फाई सी बराबर अपान के साइन 90 बराबर n2 अपान के n1 इसको लिख सकते हैं, और साइन फाई सी अपान के साइन 90 मतलब साइन 90 बराबर 1। तो साइन फाई सी बराबर क्या हो जाएगा, n2 अपान के n1। तो अब साइन फाई सी को हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। हम साइन फाई सी को हम पहले लिख सकते हैं कास फाई सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी का मान क्या होता है, कास स्क्वायर फाई सी, और कास स्क्वायर को अगर हम क्या करेंगे, इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसको बराबर हम कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर फाई, कोई दिक्कत, क्योंकि कास स्क्वायर फाई सी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी, और कास स्क्वायर सी जो है हमारा फाई सी अगर कोष्टक से मतलब क्या कहते हैं कर्डी से अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इसका मतलब कॉस फाई सी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर फाई सी का मान दिखा था, क्या था, n2 अपान के n1। तो उसका हम मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस n2 अपान के n1। तो कास फाई सी बराबर इस n2 स्क्वायर अपान के n1 स्क्वायर हो जाएगा, तो n1 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान के n1 स्क्वायर, और n1 स्क्वायर आपका कर्डी से बाहर निकल आएगा तो क्या मिल जाएगा, कास फाई सी बराबर अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान के n1। ठीक है, ये आपका किसका मान मिल गया, कास फाई सी का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब समीकरण 1 से क्रांतिक कोण पर आपतन के लिए, अब हम समीकरण 1 हमने क्या बनाया था, यहाँ पे समीकरण 1 हमने देखा था, यहाँ पे हमें जो मिला था वहाँ पे समीकरण 1 वो क्या था हमारा, देखिए n0 साइन थीटा 0 बराबर n1 कास फाई, ये हमारा क्या था, समीकरण 1 था। और समीकरण 2 हमें क्या मिला यहाँ पर, कास फाई सी बराबर अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर टोटल अपान के n1। तो अगर समीकरण 1 से क्रांतिक कोण पर आपतन के लिए अगर हम ले यहाँ पर तो क्या मिलेगा कि n0 साइन थीटा 0 मैक्स, क्योंकि इसी मैक्सिमम मान पे थीटा 0 के मैक्सिमम मान पर ही हमें क्या मिलेगा, फाई सी का मान मिलेगा, मतलब फाई मिलेगा, जो कि क्या होगा, फाई सी से ज़्यादा होगा। तो अभी हम फाई सी पे लेके चल रहे हैं कि हमें मान लेते हैं कि हमें क्रांतिक कोण मिला है, वो क्या मिला है, साइन थीटा 0 मैक्स पर हमें क्या मिल रहा है, फाई सी मिल रहा है। तो हमने ए मान के चला है, तो n0 साइन थीटा मैक्स पे बराबर हमें क्या हो जाए, n1 कास फाई सी, क्योंकि हम पहले मीडियम की बात कर रहे हैं, वायु और कोर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर हमने साइन थीटा 0 मान लिया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फाई सी मिलेगा। ठीक है, तो फाई सी मिल गया यहाँ पर। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, अब यहाँ से हम समीकरण 2 से हमारा जो कास फाई सी का मान है उसको हमने यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, तो n0 साइन थीटा 0 मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, n1
अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपान के एन वन। तो एन वन से एन वन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए आप यहाँ पे क्या था, एन वन कास फाई सी, और यहाँ पे हमने जो ये वैल्यू रखी है, ये पूरा का पूरा वैल्यू किसका है आपका, यहाँ पे ये आपका कास फाई सी का है। तो एन वन से एन वन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा जीरो मैक्स बराबर अंडर रूट में एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, और ये एन जीरो को हमने क्या कर दिया, इधर पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो एन जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और थीटा जीरो मैक्स का मान क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट में एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपान के एन जीरो। ये क्या मान है, किसका मान है, ये गायक कोण का मान है, मैक्सिमम गायक कोण का मान है, जिसपे कि हमें पूरा आंतरिक परावर्तन की घटना को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पे उसी के बारे में लिखा है कि आपतन कोण थीटा जीरो का यह अधिकतम मान, अर्थात जो तरंग कोर पर इस कोण से कम पर आपतित होती है, तो वे क्लैडिंग बाउंड्री पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। ठीक है, अब थीटा जीरो मैक्स जो है, अब उस पर में क्या मिल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर उससे एंगल थोड़ा सा भी हम कम करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, फाई वन का मान बढ़ेगा, और फाई वन का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा फाई सी का मान भी बढ़ जाएगा, और फाई सी का मान अगर बढ़ा तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारा पूरा आंतरिक परावर्तन घटना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा आंतरिक परावर्तन घटना होती है तथा निरंतर परावर्तन के कारण कोर की लंबाई के अनुदिश आपका क्या होता है, प्रकाश लगातार चलता रहता है, और इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, गाह्य कोण बोलते हैं। इसी थीटा जीरो को हम क्या बोलते हैं, गाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, जिस पर कि हमें पूरा आंतरिक परावर्तन की घटना मिलती है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो भी चीज़ें हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।